गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम DCA और PGDCA के कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे अ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम एडवांटेजेस देखेंगे कंप्यूटर के, और उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर क्या है इस कीवर्ड पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का इन्वेंशन केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही हुआ था। पुराने समय में यदि देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन के लिए ही करते थे, मगर आज के समय में अगर आप देखें तो कंप्यूटर का यूज़ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, ईमेल करने में, वीडियोस और ऑडियोज़ को सुनने और देखने के लिए, वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए, डेटाबेस प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए, और भी कई कामों में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे बैंक्स में आप देख लीजिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उनमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऑफिस, घर, दुकानों और भी कई जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो उसको करने के लिए एक यूज़र इंडिकेट करता है। इंडिकेट करने का मतलब है कि जो यूज़र कमांड देगा वही कमांड कंप्यूटर फॉलो करेगा। तो यहाँ हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस के रूप में इनपुट को लेती है, उस पर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट यूज़र को देती है। अब यहाँ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मोस्टली एग्जामिनेशंस जब भी होते हैं DCA और PGDCA के, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाइए। तब आपको यहाँ पर ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप बना करके और अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ इनपुट दिया गया है, उसके बाद CPU दिया गया है, जिसमें 3 अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब पहला ब्लॉक ALU, सेकंड ब्लॉक CU और थर्ड ब्लॉक मेमोरी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो आउटपुट का होता है। यहाँ पर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डीपली और डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे। इनपुट जो है, इनपुट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूज़र अपने इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से डेटा, सिंबल्स या किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट कराता है। उसके बाद यहाँ जो सेकंड ब्लॉक में आप ALU, CU और मेमोरी देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेटा को 3 अलग अलग फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है। अगर मान लीजिए आप कुछ नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उन्हें आपस में गुणा या भाग करना चाहते हैं, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और भी अलग अलग तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस अगर आप करना चाहते हैं, तो इस ब्लॉक में ये सारे के सारे ऑपरेशंस आप आसानी से कर पाते हैं। ALU का पूरा नाम जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको फिर से दोहरा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं जितनी भी होती हैं वो ALU के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर CU, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट किसी कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए सारे पेरिफेरल्स को, उसकी डिवाइसेस को, उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। वो सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में अलग से ऐड कर दी जाती हैं उन्हें पेरिफेरल्स कहते हैं।
यह साधारण तौर पर इसे हम समझें कि एक सीपीयू में जो सारी डिवाइसेस बाहर से ऐड की जाती हैं वो पेरिफेरल्स कहलाती हैं। तो इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम सीयू करता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा मेमोरी। मेमोरी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू के अंदर, जिसमें जब कोई यूज़र किसी डेटा को क्रिएट करता है, मतलब जब किसी फाइल को बनाता है या पहले से बनाई गई फाइल को सेव करता है, तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए या दोबारा से प्राप्त करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। किसी भी फाइल को एक यूज़र लंबे समय तक जब तक चाहे अपने पास सेव करके रख सकता है। थर्ड हमारा ब्लॉक जो है वो है आउटपुट। आउटपुट जो है वो हमें आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही मिलता है, सेम वैसे ही जैसे कि इनपुट हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से देते हैं। आउटपुट यहाँ हमें रिजल्ट्स को दिखाता है। रिजल्ट दिखाने का मतलब है कि आपकी स्क्रीन पर जिस डेटा को आप देख सकते, जिसमें आप किसी डेटा को देख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट आप किसी पेपर पर आसानी से ले सकते हैं। रिजल्ट किसी भी मोड में हो सकता है, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ हम देखते हैं जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, द कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट। यहाँ तीन अलग अलग पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर, सेकंड पॉइंट है सॉफ्टवेयर और थर्ड पॉइंट है हमारा यूज़र। अल्टीमेटली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं या जो कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बगैर हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, बगैर सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए कि आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, पर उसे यूज़ करने वाला यूज़र यहाँ नहीं है, तो इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो वे सभी डिवाइसेस जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या आसानी से हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, आपका मॉनिटर भी हो सकता है, आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, आपका माउस भी हो सकता है, प्रिंटर, स्कैनर, रैम या जो भी डिवाइसेस आप अपने कंप्यूटर में फिजिकली टच कर सकते हैं, वो सभी डिवाइसेस आपकी हार्डवेयर कहलाती हैं। अब हम सॉफ्टवेयर पर आते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जिसे यूज़र, मतलब कंप्यूटर को यूज़ करने वाला व्यक्ति केवल उसे देख सकता है, उस पर काम कर सकता है, पर किसी भी तरह से वो सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकता। मतलब हम सरल शब्दों में अगर कहें तो किसी भी तरह से यूज़र सॉफ्टवेयर को फिज़िकली टच नहीं कर सकता, ना ही सॉफ्टवेयर को फिज़िकली टच करते हुए हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे प्रोग्राम्स से होता है जिनका यूज़ एक यूज़र अपने कार्य को आसान बनाने के लिए करता है। यहाँ सॉफ्टवेयर की तीन कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरी कैटेगरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम सबसे पहले समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का प्लस उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया गया किसी भी तरह के डेटा या एप्लीकेशन को लोड करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने अपने स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखा होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं किसी कंप्यूटर को या किसी स्मार्टफोन को चालू करते ही आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो दिखाई देता है। यह लोगो अलग अलग कंपनीज का हो सकता है। जैसे कंप्यूटर के एस्पेक्ट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का भी हो सकता है और स्मार्टफोन्स के एस्पेक्ट में ये
अलग अलग तरह के अलग अलग कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। यहाँ दूसरी तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, जैसे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा तरीका है जिसमें एक यूज़र अपनी बात या अपने इंस्ट्रक्शंस को किसी कंप्यूटर तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा सकता है। उसके बाद डॉस, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह साधारण तौर पर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें दिखाई देने वाली स्क्रीन ब्लैक कलर की होती है और टेक्स्ट वाइट कलर का होता है। उसके बाद हम विंडोज़ की बात करते हैं, तो विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI मतलब ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेजेंट करता है। और भी सरल शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच ब्रिज का कार्य करता है। ये ब्रिज यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करना आसान बनाता है। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर्स जो एक यूज़र किसी कंप्यूटर पर उसका कार्य करना आसान बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं? तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र को उसके डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसे कार्य करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र का कार्य आसान बनाते हैं। अब हम कंप्यूटर के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कई तरह के एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्पीड। हम नॉर्मली देखते हैं कि यदि आपको दो नंबर्स का गुणा करने के लिए दे दिया जाए या उनका डिवीज़न करने के लिए आपको दे दिया जाए, जोड़ने के लिए दे दिया जाए या फिर उन्हें आपस में घटाने के लिए दे दिया जाए, तो आप बड़ी ही आसानी से इस तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर जब नंबर्स की संख्या ज़्यादा हो या नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना कठिन हो, तब ऐसी स्थिति में एक यूज़र को टाइम लगता है। पर कंप्यूटर के एस्पेक्ट में या कंप्यूटर के मामले में ये किसी भी तरह के नंबर्स को, कितने भी बड़े नंबर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। कैलकुलेशन का टाइम बहुत ही कम समय में, माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो एडवांटेज, साथ ही लंबे समय तक भी कंप्यूटर काम कर सकता है, जिसमें आप दिन भर कंप्यूटर में काम करते हुए बड़ी ही आसानी से स्पीडली कार्य कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वभौमिकता या वर्सैटिलिटी। सार्वभौमिकता का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अलग अलग देश के लोग इसे यूज़ करते आ रहे हैं। सभी की तरफ कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंप्यूटर में सार्वभौमिकता का गुण होता है। यह यूज़ करने में आसान है और यूज़र के सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है। इसलिए इसका यूज़ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश, दुनिया, राज्य, घर, स्कूल्स, कॉलेज, सभी जगहों पर कंप्यूटर का बहुतायत से यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं
एक्यूरेसी। कंप्यूटर का एक सबसे अनोखा जो गुण है वो एक्यूरेसी है। कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। जब एक यूजर को कोई कार्य सौंपा जाता है तो हो सकता है कि वह किसी प्रकार की कोई गलती कर दे, डेटा को गलत एंटर कर दे या कैलकुलेशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई गलती कर सकता है। मगर एक कंप्यूटर अपने रिजल्ट में हमेशा एक्यूरेसी रखता है। कंप्यूटर अपने रिजल्ट को एक्यूरेट देता है। जो कैलकुलेशंस, जो नंबर्स उसमें एंटर किए गए हैं, उसी के हिसाब से दी गई कमांड के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स को एक्यूरेट यूजर्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। अगर कोई यूज़र चाहे कि बहुत सारा डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहता है तो उसे वह आसानी से स्टोर कर सकता है, किसी भी जगह आसानी से ले जा सकता है और कई वर्षों के बाद भी उस डेटा को आसानी से खोलकर वैसे का वैसा ही जैसा कि एक यूज़र ने कुछ समय पहले से स्टोर किया था उसे दोबारा प्राप्त कर सकता है। डेटा में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता। पुराने समय में कई बार ऐसा होता था कि हम जब डेटा को रजिस्टर्स में या हार्ड कॉपी में मेंटेन करते थे तो कभी कभी डेटा हमारा लॉस भी हो जाता था, पर कंप्यूटर के मामले में ऐसा नहीं है। डेटा जिस प्रकार एक यूज़र की द्वारा सेव किया जाता है उसे वैसा का वैसा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं। एक कंप्यूटर में कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो जिस तरह हर एक वस्तु की कुछ फ़ायदे होते हैं वहीं उसके कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सेम एज़ कंप्यूटर के भी जहां एक और बहुत सारे फ़ायदे हैं वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लैक्स ऑफ फीलिंग्स। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती। आप कितना भी काम करते रहें, दिन भर काम करते रहें या ये आपके कंप्यूटर 24 घंटे भी कार्य करते रहें, तब भी इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई थकान या उबाऊपन जैसी कोई भी हरकत नहीं दिखाई देती। क्योंकि यह एक मशीन है इसलिए यह यूज़र के इंस्ट्रक्शंस को पहले ही की तरह लेती है और सेम प्रोसेस करके उसे एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन। अब यहाँ देखिए डिपेंडेंसी जो है कंप्यूटर की दो अलग अलग टर्म्स पर है। पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ह्यूमन। इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से कंप्यूटर की होती है कि जब तक इलेक्ट्रिक पावर किसी कंप्यूटर को नहीं दिया जाएगा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इलेक्ट्रिक पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर किसी कंप्यूटर को मिलती है कंप्यूटर आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली डिपेंडेंसी जो कंप्यूटर की है वो इलेक्ट्रिसिटी है। सेकंड जो डिपेंडेंसी है कंप्यूटर की वो ह्यूमन पर डिपेंड करती है। ह्यूमन जिस तरह का इंस्ट्रक्शन या इनपुट कंप्यूटर को देगा उसी पर बेस्ड होकर कंप्यूटर अपना आउटपुट देगा। हम
इसे इस बात से समझ सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी है, पर उस कंप्यूटर को चलाने वाला ह्यूमन नहीं है, मतलब इंसान या यूज़र नहीं है, तो आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते या कंप्यूटर खुद से नहीं चल सकता। थर्ड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो इनपुट उसे दिया जाता है वही आउटपुट वह देता है। यह इस बात को नहीं समझता कि यूज़र क्या चाहता है। यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा को इनपुट कराता है और उसी के हिसाब से उसे आउटपुट दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर खुद से किसी भी प्रकार के कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हमारा आखिरी पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन में कई बार हम अपने स्मार्टफोन्स में, अपने कंप्यूटर में पासवर्ड का यूज़ करते हैं। ये पासवर्ड केवल हम जानते हैं और हम ही उसे ओपन कर सकते हैं। पर क्योंकि कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स एक मशीन है, इसलिए ये मशीन ये नहीं जानती कि वो पासवर्ड इनपुट करने वाला यूज़र वही यूज़र है जिसने उस पासवर्ड को सेट किया था। इसलिए कंप्यूटर खुद को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल नहीं होता। तो इस तरीके से हमने आज कुछ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया सिलेबस समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम कंप्यूटर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जनरेशन्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।